पर देखिए, निम्न में से किस प्रदेश को प्राचीन समय में दुग्गल कहा जाता था? दुग्गल, दुग्गल। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या गंगानगर। मुझे दोस्तों सबसे हटकर ये प्रश्न लगा, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ रख दिया। निम्न में से किस प्रदेश को प्राचीन समय में दुग्गल कहा जाता था? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या गंगानगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर को दोस्तों दुग्गल कहा जाता था। जैसलमेर के अन्य नाम क्या क्या थे तो वो भी आपको बता देता हूँ। जैसलमेर को वल भी कहते थे। क्या कहते थे? वल। जैसलमेर को वल भी कहा जाता था। वल, वल या मांड भी कहते थे दोस्तों जैसलमेर को। अन्य जो क्षेत्र है उनके मैं नाम आपको बता देता हूं। जो जोधपुर है दोस्तों, जोधपुर वाला क्षेत्र, इसको बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र था, उसको तो जांगल प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? जांगल प्रदेश कहते थे। और दोस्तों जो जोधपुर पाली वाला क्षेत्र था उसको गुर्जरत्रा कहते थे। क्या कहते थे? गुर्जरत्रा। नागौर वाले क्षेत्र को अही छत्रपुर कहते थे। नागौर वाले क्षेत्र को अही छत्रपुर कहते थे। गंगानगर वाले क्षेत्र को दोस्तों योधेय कहते थे। क्या कहते थे? योधेय। जालौर वाले क्षेत्र को दोस्तों स्वर्णगिरी कहते थे। और दोस्तों उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र को शिवी मेदपाट मेवाड़ कहा जाता था। और दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले क्षेत्र को वागड़ कहा जाता था। अलवर के क्षेत्र को कुरु कहा जाता था। भरतपुर, करौली, धौलपुर वाले क्षेत्र को सुरसेन कहा जाता था। वहीं दोस्तों हाड़ौती वाला जो क्षेत्र था दोस्तों, हाड़ौती यानी कोटा बूंदी का क्षेत्र था, उसको हो कहा जाता था। तो कोटा बूंदी वाले क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र या हो क्षेत्र कहा जाता था। विराट या बेराट को दोस्तों, विराट या बेराट, ये दोस्तों अलवर जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र कहा जाता था। और जांगल दोस्तों बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र, शाकंभरी दोस्तों सांभर वाला क्षेत्र, ढूंढाड़ दोस्तों जयपुर टोंक वाला क्षेत्र कहलाता था। तो इस प्रश्न के इर्द गिर्द के सारे मैंने प्रश्न आपको बता दिए। 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? और वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? 17 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 30 अप्रैल 1949, 15 मई 1949। अब देखिए दोस्तों, पहली बात तो इनके जो चरण है इनको याद करने की ट्रिक आपको बता देता हूं मैं। आपको कैसे याद करना है? 17, 25, 18, 18, 25, 18, 30 का आधा 15, क्योंकि 25 कोई डेट ही नहीं है दोस्तों, मत्स्य संघ है। उसका 18 मार्च 1948 को दोस्तों मत्स्य संघ बना था। तो 18, 25, 18, 30 का आधा 15 आपको ऐसे याद करना है। मामा अम्मा मंजन, इससे दोस्तों आपकी तारीखें याद हो जाएगी। और जो पीछे वाली डेट है दोस्तों, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो मेरा प्रश्न ये था, वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 15 मई 1949। 15 मई 1949 को दोस्तों वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान जर्मनी से कितने गुना बड़ा है? राजस्थान जर्मनी से कितने गुना बड़ा है? 15 गुना, 10 गुना, 17 गुना या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान जर्मनी से कितने गुना बड़ा है? 15 गुना, 10 गुना, 17 गुना या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान जर्मनी से कितने गुना बड़ा नहीं है दोस्तों, ये जर्मनी के लगभग बराबर है। श्रीलंका से पूछ ले आपसे कि श्रीलंका से राजस्थान कितना बड़ा है, तो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। कितना गुना? 5 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। पाठ्य पुस्तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक कक्षा 11 पेज नंबर 233 पे ये चीज दी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। शेखावाटी क्षेत्र में किस प्रकार के टीले पाए जाते हैं? अनु, धैर्य, बरखान, अनुप्रस्थ या इनमें से कोई नहीं। शेखावाटी क्षेत्र में किस प्रकार के टीले पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किस प्रकार के टीले पाए जाते हैं? तो बरखान प्रकार के टीले दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में अत्यधिक पाए जाते हैं। और दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र की मुख्य नदियां मेंथा, कांतली, ये दोस्तों यहाँ की नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर। परिहारा दोस्तों एक झील है। परिहारा झील खारे पानी की झील है परिहारा। ये दोस्तों किस क्षेत्र में है?
या किस जिले में है? मैं आपको स और द ऑप्शन दे देता हूं दोस्तों। ये देख लीजिए जोधपुर और ये देख लीजिए नागौर। ये आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। परिहारा खारे पानी की झील कहाँ है? तो दोस्तों परिहारा खारे पानी की झील चूरू में है। पेज नंबर 236, कक्षा 11 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक में लिखा गया है सांबर, डीडवाना, कुचामन, सुजानगढ़, ताल छापर व परिहारा ये चूरू क्षेत्र में पड़ती है दोस्तों। तो देखिए परिहारा चूरू की प्रमुख खारे पानी की झील है, तो याद रखना परिहारा चूरू, ठीक है। और ये सांबर, डीडवाना, कुचामन ये तो दोस्तों आपको पता ही है। तो परिहारा है ये कहाँ की है? तो ये चूरू की है खारे पानी की झील। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा। अरावली राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है? टाइप में थोड़ी मिस्टेक है। अरावली राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है? ये प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। 10% क्षेत्र पर, 9.3% क्षेत्र पर, 11% क्षेत्र पर या 13% क्षेत्र पर? तो आपको बताना है अरावली राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैली हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9.3% क्षेत्र पर फैली हुई है अरावली पर्वतमाला राजस्थान के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में अरावली की आपको लंबाई पूछ ले कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर है। कितनी? 550 किलोमीटर। कुल लंबाई पूछ ले अरावली की तो 692 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 692 किलोमीटर है, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के 9 जिलों से गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने जिलों से गुजरती है? तो 9 जिलों से गुजरती है। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। 9 जिलों से गुजरती है दोस्तों। औसत ऊंचाई 930 मीटर है, कक्षा 11 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अनुसार। और दोस्तों 3 भागों में बांट सकते हैं अरावली को, दक्षिणी अरावली क्षेत्र, मध्य अरावली क्षेत्र, उत्तरी अरावली क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, यह रहा। वालरा कृषि का संबंध किस से है? वालरा कृषि का संबंध किस से है? भील, ग्रासिया, सहरिया या इनमें से कोई नहीं। वालरा कृषि का संबंध किस से है? तो दोस्तों वालरा एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। कक्षा 11 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 237 नंबर पेज पर स्पष्ट लिखा हुआ है। आदिवासी भील व ग्रासिया, आदिवासी भील व ग्रासिया। तो दोस्तों ये थोड़ी टाइप में मिस्टेक है। इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन ए ब दोनों हो जाएंगे। भील व ग्रासिया वालरा नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो वालरा नामक स्थानांतरित कृषि है, ये आदिवासी क्षेत्र की कृषि है दोस्तों। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इस भाग में की जाती है ये कृषि, स्थानांतरित कृषि वालरा। और ये आदिवासी भील और ग्रासिया जनजाति की महत्वपूर्ण कृषि है। वालरा कृषि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, यह रहा। पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो पूर्वी मैदान है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 23, 9, 17 या 10.4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23% पर। कितने? 23। एक्चुअल डाटा दोस्तों 23.9% दे रखा है, तो ये आप ध्यान में रखना। 23.9% क्षेत्र पर फैला हुआ है पूर्वी मैदानी भाग। और पूर्वी मैदानी भाग को दोस्तों 2 भागों में बांट सकते हैं, बनास बाणगंगा बेसिन और दूसरा मध्य माही छप्पन बेसिन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, यह रहा। राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी शेर की ऊंचाई कितनी है? गुरु से जरा आशा रखो। तो राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी शेर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1593 मीटर, 1699 मीटर, 1431 मीटर। ये प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1593 मीटर है। यारटेड 2011 में प्रश्न पूछा गया है। 1593 मीटर है राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी शेर की ऊंचाई।
आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है दोस्तों स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कौन सी एक लूणी की सहायक नदी नहीं है? लीलड़ी, जोजड़ी, शुकड़ी या खारी? निम्न में से कौन सी एक लूणी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लूणी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो खारी नहीं है, खारी है, ये लूणी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, खारी है दोस्तों, ये बनास की सहायक नदी है। और लूणी की अन्य सहायक नदी यदि आप जानना चाहो तो जवाई और बांडी है। कौन सी? जवाई और बांडी, ये लूणी की अन्य सहायक नदियां हैं। लीलड़ी, जोजड़ी, शुकड़ी, जवाई कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो दोस्तों गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था और चंपारण दोस्तों पड़ता है बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 918, 890, 888, 928। ये 1000 के ऊपर बात हो रही है दोस्तों। 1000 के ऊपर कितनी बात है? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 888। 1000 के ऊपर जो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है वो 888 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। आज दोस्तों जितने भी मैंने प्रश्न उठाए हैं वो पूरे सिलेबस से उठाए हैं कि आपका कोई भी टॉपिक अछूता ना रहे, सब टॉपिक से मिक्स प्रश्न आए। तो देखिए, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अरावली के समांतर है? राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अरावली के समांतर है? ऑप्शन आपके सामने है NH 48, NH 58, NH 62, NH 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? NH 48 है। NH 48 ये दोस्तों अरावली के समांतर है। क्या है? अरावली के समांतर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936, 1938, 1939 या 1940? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। और मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी दोस्तों बलवंत राय मेहता ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन आपके सामने है बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो आपको बताना है गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों गंडक परियोजना है ये बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। शिव समुद्रम परियोजना का संबंध है। शिव समुद्रम परियोजना का संबंध है राजस्थान से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से। तो शिव समुद्रम परियोजना का संबंध दोस्तों कर्नाटक राज्य से है। किससे है? कर्नाटक से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? आपको इसका उत्तर बताना है। रूस, जर्मनी, अमेरिका या फ्रांस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। देखिए दोस्तों, राजभीरू भिलाई जो इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी या मीरा कुमार? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया? ए 1962 17वां संविधान संशोधन, ब 1962 73वां संविधान संशोधन, स 1992 74वां संविधान संशोधन, द 1994 77वां संविधान संशोधन। तो महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1992 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1992 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई नागौर में, जोधपुर में, जयपुर में या अजमेर में? राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना बस्सी जयपुर में की गई। कहाँ? बस्सी जयपुर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायक है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल या मध्य मंडल? तो देखिए दोस्तों वायुमंडल की जो बाह्य मंडल है वो रेडियो प्रसारण के लिए अत्यंत लाभदायक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो प्रसारण में सहायक कौन है? तो बाह्य मंडल है वो सहायक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, ग्रीष्मकालीन मानसून भारत में प्रबल होने की संभावना रहती है एल नीलो से, पेरू तट पर ला नीला से, सुनामी से, बंगाल की खाड़ी में तूफान से। तो ग्रीष्मकालीन मानसून भारत में प्रबल होने की संभावना रहती है तो पेरू तट पर ला नीला से। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, गोडविन ऑस्टिन का संबंध है नेपाल हिमालय, काराकोरम श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत, द कोयनी? तो गोडविन ऑस्टिन है दोस्तों, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित भारत की ऊंची चोटी है। तो देखिए काराकोरम K2 बोलते हैं ना अपन, गोडविन ऑस्टिन, तो ये काराकोरम श्रेणी में है K2। ऊंचाई आपसे यदि कोई पूछ ले तो 8611 मीटर है। इसकी कितनी है? 8611 मीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर, और वो है दोस्तों नेपाल हिमालय में। कौन से हिमालय में? नेपाल हिमालय में। फिर देखिए दोस्तों, मिसमी पहाड़ी किस राज्य में है? मिसमी पहाड़ी किस राज्य में? आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल और राजस्थान। तो मिसमी पहाड़ी किस राज्य में है, ये प्रश्न है आज का। तो मिसमी पहाड़ी दोस्तों ये अरुणाचल राज्य में है। कौन से राज्य में है? अरुणाचल राज्य में है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डूंगर साई ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? डूंगर साई ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर या बाड़मेर? द ऑप्शन है दोस्तों बाड़मेर। डूंगर साई ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर या बाड़मेर? तो दोस्तों डूंगर साई ओढ़नी है ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जोधपुर की। अब देखिए दोस्तों, आज आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ खोजपूर्ण। प्रश्न ये है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दो प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी बतानी है आपको, और दूसरा प्रश्न है भारत में सबसे ऊंची चोटी। तो ये दो प्रश्न आपके लिए खोजपूर्ण है। आज मैंने दोस्तों 25 प्रश्न करवाए हैं, रीट के लेवल के प्रश्न है, और अपन जो प्रश्न करेंगे 101% उनमें से आपको रीट में प्रश्न देखने को मिलेंगे।
कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायक है? ये परत है दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल या मध्य मंडल। तो दोस्तों यहाँ पर आयन मंडल ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर बाह्य मंडल होगा। यदि आयन मंडल ऑप्शन में होता तो आयन मंडल राइट आंसर होता। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के जो सारे प्रश्न है दोस्तों वो कक्षा 11 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उस पुस्तक से बनाए गए हैं। और ये 10 प्रश्न है दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। जवाब देने की कोशिश करना आप। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, रेडियो तरंगों का संबंध निम्न में से किस मंडल से है? रेडियो तरंगों का संबंध निम्न में से किस मंडल से है? आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए दोस्तों, रेडियो तरंगों का संबंध निम्न में से किस मंडल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, ध्रुवीय ज्योति का संबंध किस से है? टोपोस्फियर, आयनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या एक्सोस्फियर। इंग्लिश में नाम है दोस्तों, ये 11वीं क्लास में दे रखे थे भूगोल में, मैंने डिटो के डिटो लिख दिए। देखिए टोपोस्फियर, आयनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर। ध्रुवीय ज्योति जिसे अरोरा की घटना भी बोलते हैं दोस्तों, इसका संबंध है आयनोस्फियर से। किससे? आयनोस्फियर से। अब इंग्लिश वर्जन आपको बता देता हूं दोस्तों, जो क्षोभ मंडल है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर या टोपोस्फियर या ट्रोपोस्फियर। फिर देखिए दोस्तों, समताप मंडल है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। आयन मंडल को दोस्तों आयनोस्फियर बोलते हैं, और बहिर्मंडल है इसको एक्सोस्फियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फियर बोलते हैं। जो मध्य मंडल होता है दोस्तों उसको बोलते हैं मीसोस्फियर। क्या बोलते हैं? मीसोस्फियर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, समस्त समय कटिबंधों पर समय की गणना की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक का पीछे वाला प्रश्न उठाया है मैंने। समस्त समय कटिबंधों पर समय की गणना की जाती है। 180 देशांतर, 0 मध्याह्न रेखा, 90 पूर्वी देशांतर, 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 मध्याह्न रेखा। क्या हो जाएगा? 0 मध्याह्न रेखा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल या गंगोत्री। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बद्रीनाथ है। कौन सी है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो ये 7040 मीटर ऊंची है। कितनी? 7040 मीटर ऊंची है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बद्रीनाथ है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, शिवालिक पहाड़ियों के साथ लगते मैदानी भाग में छोटी छोटी नदियों द्वारा अपरदन के कारण दोस्तों गड्ढे हो जाते हैं। यानी शिवालिक जो पहाड़ी है उसके साथ लगने वाले मैदानी भाग में जब नदियां बहती है तो अपरदन के कारण कई छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों को क्या कहते हैं? पंजाब और हरियाणा का जो मैदानी भाग है दोस्तों, वहां पर ये गड्ढे बनते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये कलाम एकेडमी वाला जो रीट का पेपर हुआ था दोस्तों, भी प्री रीट, उसमें भी उन्होंने दिया था। मैंने लक्ष्य में देखा, सब जगह देखा, मुझे इसका उत्तर नहीं मिला, और इसका उत्तर 11वीं क्लास में दे रखा था। चो, बेट, दुआर या बारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चो। चो कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? चो। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, पंजाब व हरियाणा राज्य में नदियों के दोनों ओर 10 से 20 किलोमीटर, 10 से 20 मीटर है दोस्तों, 1 किलोमीटर नहीं है, चौड़ी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? यानी पंजाब और हरियाणा राज्य में नदियों के दोनों ओर दोस्तों चौड़ी बाढ़ग्रस्त एक पट्टी सी बन जाती है, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं?
पंजाब हरियाणा राज्य में नदियों के दोनों ओर 10 से 20 मीटर चौड़ी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बेट, चो, दुआर या डेल्टा? तो दोस्तों इसे बोलते हैं बेट। क्या बोलते हैं? बेट। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। व्यास व सतलज नदियों के बीच के दो आब को क्या कहा जाता है? व्यास व सतलज नदियों के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है? बिस्त दोआब, रेचना दोआब या बारी दोआब? तो दोस्तों इसको बोलते हैं बिस्त दोआब। क्या बोलते हैं? बिस्त दोआब। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन जो जलोढ़ क्षेत्र होता है उसको बागर बोलते हैं, नवीन जलोढ़ क्षेत्रों को दोस्तों खादर बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये दोस्तों खादर है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में अधिक मिलते हैं। अब देखिए जो ऊपर प्रश्न था उस प्रश्न का दोस्तों थोड़ा डिटेल यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए पंजाब हरियाणा का जो मैदान है दोस्तों, यहाँ पर दो नदियों के मध्य स्थित मैदानी भाग को अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम द्वारा जमा की गई कांप मिट्टी के जमाव से बना है, यानी पंजाब हरियाणा का मैदान। दो नदियों के मध्य स्थित मैदानी भाग को स्थानीय भाषा में दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। यानी दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। व्यास व सतलज के बीच बिस्त दोआब है, तो बिस्त दोआब का है सत, तो बीसत, यानी बी को आप वह पढ़ना दोस्तों, आप बिस्त विस्त विस्त पढ़ना आप, तो व्यास और सतलज। रावी और व्यास के बीच के दोआब को बारी दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारी, बारी दोआब। व्यास और रावी के बीच। चिनाब और रावी के बीच दोस्तों रेचना दोआब है। ठीक है, रेचना, तो रे से रावी, चे से चिनाब, तो रेचना दोआब है रावी और चिनाब के बीच। झेलम और चिनाब के बीच दोस्तों चाच दोआब है। कौन सा? चाच। झेलम व चिनाब के बीच कौन सा दोआब है? चाच। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के आसपास ज्वारीय जल में ज्वारीय जल में न डूबने वाली उच्च भूमि को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे व्याख्या दिखाऊंगा। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के आसपास दोस्तों जो ज्वारीय जल है उसमें न डूबी भूमि, ऐसे है ये, न डूबी भूमि, न डूबी उच्च भूमि को क्या कहते हैं? यानी ज्वारीय जल में दोस्तों भूमि डूब जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं डूबती है, क्योंकि नदी अंतिम छोर पर दोस्तों जब डेल्टा बनाती है तो वहां पर दोस्तों ज्वार आते रहते हैं समुद्र में। ठीक है, तो ज्वार आते हैं तो अपने आसपास के क्षेत्र को वो घेर लेता है ज्वार, लेकिन ज्वार के कारण दोस्तों कुछ उच्च भूमि रहती है जो उस ज्वार के मतलब ज्वार में नहीं आ पाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहां पर उच्च भूमि जो ज्वार ये जल से प्रभावित नहीं होती, यानी ज्वारीय जल में नहीं डूबती, उसे क्या कहते हैं? बर, चर, पिल या दुआर। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। चर। देख लीजिए व्याख्या। यह गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, देखिए यह अत्यंत समतल क्षेत्र है तथा समुद्र तल में बहुत कम ऊंचा है। इस क्षेत्र में ज्वार का जल फैल जाता है, अतः यह भूमि भाग दलदली रहता है। ज्वारीय जल की डूब में न आने वाली उच्च भूमि को चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है, निम्न को बिल कहते हैं और निम्न भूमि को बिल कहते हैं। तो बिल और चर किसे कहते हैं? जो निम्न भूमि होती है जो जल में डूब जाती है उसे बिल कहते हैं। उच्च भूमि जो ज्वारीय जल में नहीं डूबती है उसको चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। काजरी कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर। तो काजरी है दोस्तों ये जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। व्हीलर द्वीप है दूरस्थ द्वीप, कांप मिट्टी के द्वीप, पर्वतीय द्वीप या प्रवाल द्वीप? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांप मिट्टी के द्वीप है। व्हीलर द्वीप किसके हैं? कांप मिट्टी के द्वीप। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। आपको क्लास की भारत में वायु
परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर 1953, 1956, 1954 या 1951। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है ये 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में। ये रीट 2021 के लायक प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इससे पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देख लेते हैं अपन। देखिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ये पश्चिम बंगाल में है। ब्रिटेन देश की सहायता से ये लगाया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र है दोस्तों, ये उड़ीसा में है और ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में है, ये रूस की सहायता से लगाया गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भारत में लोहा इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? भिलाई, राउरकेला, बोकारो या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों दोबारा प्रश्न दिखा देता हूं, भारत में लोहा इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? तो देखिए, भिलाई, राउरकेला, बोकारो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोकारो है। भारत में लोहा इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बोकारो, और बोकारो दोस्तों झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। और ये दोस्तों भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया? औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया? 1569, 1669, 1679 या 1662? बताइए आप इनमें से कौन सा होगा? तो औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया? तो 1669। कब? 1669 में लगाया। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? दोस्तों ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है अपना, 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है। रोजाना 1 बजे अपनी क्लास होती है। इन 10 से 12 प्रश्नों से आपका यह आंकलन होता है कि आरबीएससी की बुक पर आपकी कितनी पकड़ है। तो देखिए, 265 ईस्वी पूर्व, 263 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व, 251 ईस्वी पूर्व। और रीट के लेवल के प्रश्न बनाता हूं दोस्तों मैं, फालतू आईएएस आरएएस के लेवल के प्रश्न नहीं बनाए जाते। तो देख लीजिए, बता दीजिए इसका राइट आंसर कौन सा है। 261 ईस्वी पूर्व। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो 261 ईस्वी पूर्व। क्योंकि दोस्तों अपने रीट में है, वो सीटेट के टाइप भी प्रश्न नहीं पूछे जाते, फैक्ट पूछे जाते हैं सीधे, और बहुत आसान फैक्ट पूछते हैं। देखिए, यूनानी लेखकों ने किसे अमित्रोचेटस कहा? यूनानी लेखकों ने किसे अमित्रोचेटस कहा? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या सुसीम? यूनानी लेखकों ने किसे अमित्रोचेटस कहा? तो बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा था। किसको? बिंदुसार को। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा,
चोल राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? कोट्टम, नाडु, मंडनम या कोई नहीं? चोल राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा मंडनम। चोल राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो मंडलम। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। किसे कहा जाता था जिंदा पीर? औरंगजेब को। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है? 2, 5, 6 या 3? तो प्रस्तावना के अंदर दोस्तों 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब प्रस्तावना में देखिए दोस्तों 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब आपके लिए खोजपूर्ण 2 प्रश्न देता हूं यहीं पर मैं आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों समता यदि आपसे पूछ ले तो चलो मैं बता देता हूं। 2 प्रकार की समताओं का उल्लेख किया गया है। फिर देखिए दोस्तों स्वतंत्रता यदि पूछ ले कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं? 25, 10, 35 या 545? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35। 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा, टोटल 35 सदस्य जाते हैं दोस्तों भारतीय संसद में, क्योंकि संसद का निर्माण दोस्तों राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति इन 3 अंगों से मिलकर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? भाग 11, भाग 10, भाग 12, भाग 9? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 9। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? ए मेयर, ब अध्यक्ष, स सचिव, द कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? मेयर। चलिए इस प्रश्न में आप कंफ्यूज होते हैं तो आपके लिए टाइप कर दिया मैंने, देख लीजिए। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों उसको प्रधान कहते हैं। पंचायत समिति का जो हेड होता है उसको प्रधान। नगर पालिका का जो हेड होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं। नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं। नगर निगम का जो मेयर होता है दोस्तों उसको मेयर कहते हैं। कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन की पुस्तक से प्रश्न उठाया गया है। तो पंचायत समिति के हेड को प्रधान कहते हैं। नगर पालिका का जो हेड होता है अध्यक्ष कहते हैं। नगर परिषद के हेड को सभापति, नगर निगम के हेड को मेयर कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा और आज का अंतिम प्रश्न है ये। देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 22 मार्च, 25 जनवरी या 5 मई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो थोड़े थोड़े करते करते दोस्तों अपन ने 50 प्रश्न कर लिए हैं और आसपास के मैंने बहुत सारे आपको फैक्ट भी बताए हैं। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट 10 की जो 1 रिपोर्ट है मार्च की, वहाँ से मैंने प्रश्न लिए लक्ष्य की किताब पेज नंबर 333 से। देखिए
राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, चूरू। क्योंकि दोस्तों ये वन रिपोर्ट वाला है, ये चेंज होता रहता है, तो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है वो मेरे पास पुरानी है थोड़ी, तो मेरे पास नया डाटा नहीं था इससे संबंधित, तो मैंने लक्ष्य की किताब से उठाए हैं प्रश्न। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर या चूरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछ ले तो उदयपुर है। यहाँ पर 33.29% क्षेत्रफल पर क्या है? वन है। ठीक है, फिर देखिए न्यूनतम पूछ लेता आपसे तो चूरू होता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये मैंने दोस्तों प्रश्न आपसे कल कम्युनिटी टैब पर भी पूछा था कि जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाया मैंने, वहाँ सारे लोग उत्तर दे रहे थे उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, सिरोही। तो जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का दोस्तों जो जिले का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के आधार पर वहाँ पर 43.29% भाग पर वन है, यानी उस जिले की बात हो रही है, ना कि राज्य की। राज्य का यदि आपसे पूछे कि राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर तो उदयपुर होगा, जिले के क्षेत्रफल के आधार पर पूछ ले तो सर्वाधिक है प्रतापगढ़ में। किसमें? प्रतापगढ़ में। चलिए मैं उसकी फोटो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ से प्रश्न उठाया था। राज्य के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है। ठीक है, जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल के 33.29% क्षेत्रफल पर यहाँ पर क्या है? वन है। फिर देखिए जिले के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक 1% वाला जिला प्रतापगढ़ है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न उठाया था 31/3/2019 की दोस्तों ये रिपोर्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? इंपॉर्टेंट है, राज्य में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 4, 7, 3 या 27। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 है। कितने हैं? 3। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इन तीनों के नाम बताने हैं ढूंढ करके, या आपको आता है तो आप वैसे बता सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में जीव अभयारण्य कितने हैं? राजस्थान में जीव अभयारण्य कितने हैं? 27, 18, 33 या 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में जीव अभयारण्य कितने हैं? 27 है। अब देखिए दोस्तों इसके इर्द गिर्द के थोड़े प्रश्न और बताता हूं मैं आपको। अगर आपसे पूछ ले कि कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? तो कंजर्वेशन रिजर्व 14 है। कितने हैं? 14। आखेट निषेध क्षेत्र पूछ लेता तो 33। कितने? आखेट निषेध क्षेत्र यदि पूछ लिया जाता तो 33। भारत में जीव मंडल वाला ऐसे पूछ लेता तो 18। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये पड़ता है असम राज्य में। कौन से राज्य में? असम राज्य में पड़ता है। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है। गै से गिर, गै से गुजरात, और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है, गुजरात में है। फिर देखिए दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? 1973, 1972, 1986 या 1968। तो बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? 1972 में किया गया। और आपसे पूछ लेता है यहाँ पर कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो 1973 में की गई। बाघ को राष्ट्रीय पशु तो घोषित किया 1972 में, और दोस्तों बाघ परियोजना शुरू हुई थी 1973 में। और आपसे पूछ ले किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है।
और दोस्तों जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, नैनीताल उत्तराखंड में। यहीं से प्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी 1973 में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 21 मार्च, 29 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। अब अन्य प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, जो 21 मार्च है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को पूछ ले तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, IUCN की स्थापना कब की गई? इसकी व्याख्या आगे पढ़ेंगे दोस्तों अपन। IUCN होता क्या है पहले आप देखिए। IUCN की स्थापना कब की गई? 1945, 1947, 1948 या 1960। तो IUCN की स्थापना कब की गई? आज दोस्तों मैंने थोड़े इसके जो फॉन्ट है ये भी लार्ज कर दिया है आपके लिए। तो देखिए IUCN की स्थापना कब की गई? 1948 में की गई। अब देखिए IUCN के बारे में अपन पढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप दोस्तों जो भी वीडियो देखें, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों को आप शेयर जरूर करें ताकि अपने व्यू आए और कुछ मेरे भी अर्निंग हो जाए। तो आप दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना, कम से कम अपने 5 दोस्तों को। आप खुद का भला कर रहे हो वीडियो देखकर, तो थोड़ा मेरा भी आप भला जरूर करो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी व्याख्या बता देता हूँ मैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसका पूरा नाम है। 1948 में इसकी स्थापना की गई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों? तो इससे यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ से संबंधित लाल सूची, रेड लिस्ट का पता चलता है। रेड लिस्ट मतलब दोस्तों जो संकटापन्न प्रजाति है ना, उससे उसके बारे में पता चलता है कि मूल्यांकन की पता चलता है कि मूल्यांकित की गई अधिकांश प्रजातियों पर कौन सी प्रजाति पर विलुप्त का खतरा मंडरा रहा है। अपन दोस्तों जैसे देखते हैं ना कि राजस्थान है, इसमें ऊँटों की धीरे धीरे दोस्तों अब जैसे अभी जो रिपोर्ट आई उसमें कमी हुई है, ऊँटों में कमी हुई है। तो इसी तरह दोस्तों जिनकी कमी होती है, जो जिसकी प्रजाति जैसे लुप्त होती जाती है जिसकी प्रजाति, उसको रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है और उससे संबंधित संस्था है IUCN, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, गांधी सागर बांध या कोयना बांध? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। आपसे पूछ ले, टिहरी बांध है। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज मुझे बतानी है भाखड़ा नांगल के बारे में, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध की अवस्थिति क्या है? भाखड़ा नांगल बांध बड़ा है या ऊंचा है या गुरुत्वीय दृष्टि से ऊंचा बड़ा जो भी है, ये आपको इसके बारे में व्याख्या नीचे कमेंट बॉक्स में करनी है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है? कावेरी, कृष्णा, दामोदर, रावी? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है? कावेरी, कृष्णा, दामोदर, रावी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर परियोजना है ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। और नागार्जुन सागर बांध है ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। और नागार्जुन सागर परियोजना है दोस्तों ये 2 राज्यों से संबंधित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पर्टिकुलर आपसे बांध पूछ ले किस नदी पर है ये नागार्जुन सागर, तो कृष्णा। और ऐसे पूछ ले कि कौन कौन से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अब देखिए दोस्तों आप जो भी प्रश्न पढ़ें उस प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शनों को आप जरूर देखें। अब मैंने जैसे आपसे ऊपर वाले में ये प्रश्न पूछा है कि भाखड़ा नांगल, तो भाखड़ा नांगल अब आप जाकर देखोगे बुक के अंदर तो भाखड़ा नांगल के बारे में सार निकल जाएगा। और जब आप नीचे लिखोगे वीडियो के नीचे तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अगर अपन किसी चीज को टाइप कर लेते हैं, लिख लेते हैं हाथ से, तो वो चीज भूलते नहीं है। इसीलिए बोलते हैं लिख कर याद करना मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है। तो भाखड़ा नांगल वाला आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।
तो ये थे दोस्तों आज के अपने 10 प्रश्न। आपको कैसे लगे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर छोड़ना, वीडियो को लाइक करना। आप दोस्तों देखते तो हो वीडियो को, लेकिन यहाँ अंगूठे वाला जो निशान आता है उसको आप जरूर दबाया करो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और इतने प्रश्न हो जाएंगे दोस्तों, आप तुलना नहीं करोगे, सोच नहीं सकते कि इतने प्रश्न हो सकते हैं क्या। ये 10-10 की सीरीज आपको लग रही है, लेकिन एक दिन देखना ये कितने प्रश्न इकट्ठे हो जाएंगे अपने इस चैनल के ऊपर सामाजिक के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल दोस्तों मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न लेकर आऊँगा। आज ये रिपोर्ट से संबंधित थे, वन रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न। तो मिलते हैं फिर 61 से 70 के साथ कल 1 बजे। करते हैं आज का पहला प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध है। निम्न में से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है आपसे पूछ ले तो हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो टिहरी बांध है। कौन सा? टिहरी बांध है। और दोस्तों जो गुरुत्वीय दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, सीधा ऊंचा पूछ ले तो टिहरी, लंबा पूछ ले तो हीराकुंड। हीराकुंड बांध है दोस्तों, ये महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, किसने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी? आज के दोस्तों जो प्रश्न है वो कक्षा 10 और 12 से उठाए हैं मैंने, इतिहास वाले। ज्योग्राफी का तो एक ही प्रश्न था। किसने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी दोस्तों महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि। और ये दी कब थी आपसे पूछ ले तो चंपारण सत्याग्रह के समय दी थी। चंपारण सत्याग्रह के समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923, 1928, 1919, 1943। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अब आपसे पूछ ले कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई कहाँ पर तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई जनवरी 1923 में। करने वाले दो व्यक्ति थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बदरुद्दीन तैयबजी, रास बिहारी घोष। सूरत विभाजन 1907 को हुआ था। सूरत में हुआ था। कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई थी, नरम दल और गरम दल। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, वीर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब की? वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना कब की? ऑप्शन आपके सामने है 1906, 1904, 1908 या 1917। वीर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1904 में की थी। वीर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब की? 1904 में। 10वीं क्लास में दोस्तों 1906 दे रखा है,
वो सही कर लेना काट कर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुमल, मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? जोधपुर शैली का, किशनगढ़ शैली का, जयपुर शैली का या जैसलमेर शैली का? मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? तो जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है मुमल। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय डाक विधेयक पर किस वर्ष जेबी वीटो का प्रयोग हुआ? पॉकेट वीटो भी बोलते हैं। भारतीय डाक विधेयक पर किस वर्ष जेबी वीटो का प्रयोग हुआ? 1989, 1985, 1986 या 1987? तो ये देखिए दोस्तों, जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह जी ने किया था, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, 1986। भारतीय डाक विधेयक पर जेपी वीटो का प्रयोग किया था 1986 में ज्ञानी जेल सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, जब EIC का गठन हुआ तब भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब EIC का गठन हुआ, EIC का मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। जब EIC का गठन हुआ तब भारत का मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां, फर्रुखशियर, अकबर या जहांगीर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब EIC का गठन हुआ तब भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 11, 10, 9 या 15? भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए थे। कितने? 11 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, रास्तापाल कांड। रास्तापाल कांड कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रास्तापाल कांड कब हुआ था? 19 जनवरी 1947, 15 जून 1948, 19 जून 1947, 13 अप्रैल 1919। रास्तापाल कांड, डूंगरपुर, दोहरी, डायर शाही, महात्मा गांधी, बताइए इसका राइट आंसर। तो रास्तापाल कांड कब हुआ? 19 जून 1947 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने नरसंहार किया था और उधम सिंह ने जाकर के बदला लिया था। अभी उधम सिंह वाला आपसे पूछ सकते हैं ये दे रखा है, पता नहीं 10वीं में पढ़ा था मैंने या 12वीं में, कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो वहीं इंग्लैंड जाकर के लंदन का जो असेंबली हॉल था उसमें उधम सिंह ने जनरल डायर की गोली मार दी थी, गोली मारकर मतलब हत्या कर दी थी। जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था। तो ये प्रश्न भी अच्छा बनता है, पूछा जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 19 जून 1947 रास्तापाल कांड डूंगरपुर, रास्तापाल कांड कालीबाड़ी वाला ही है। ठीक है, तो ये थे आज के अपने 10 प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोस्तों शेयर करना है और लाइक करना है। इधर लाइक का बटन आता है ना, आप देख लेते हो, लेकिन एक अंगूठा बना रहता है, उससे आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। कल अपन फिर मिलेंगे 71 से 80 के बीच। और दोस्तों लगभग रोज़ 10-10 अपन करते जाएंगे, इर्द गिर्द के फैक्ट पढ़ते जाएंगे, तो SST में अच्छा स्कोर रहेगा, कम नहीं रहेगा। और यहाँ पर आपकी जो भी गलती हो ना, उस गलती को आप तुरंत किताब खोल कर देखो कि मेरा गलत क्यों हुआ। मतलब यहाँ गलत हो रहा है, मतलब वो अपना थोड़ा कमज़ोर है। प्रश्न से ये पता चलता है कि ये मेरा टॉपिक, यहाँ प्रश्न गलत हुआ है, मतलब ये टॉपिक मेरा थोड़ा वीक है, इसको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप उसी टॉपिक को पढ़ लो। तो मिलते हैं फिर कल 71 से 80 के बीच। और 1 बजे अपनी क्लास होती है। कितने बजे? 1 PM डेली क्लास होती है।